यार सुनो, आज मैं तुमसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी को वैसे ही बदल दे जैसे इसने मेरी बदली है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है दोस्त, ये बात है आज़ादी की, सुकून की और उस फीलिंग की जब सुबह उठ के तुम ये जानते हो कि तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। हमें लगता है कि ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे रूल्स, ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बोरिंग होते हैं। पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि दुनिया के सबसे पुराने, सबसे सफल शहर से निकले कुछ ऐसे सिंपल, सुंदर नियम जो आज भी उतने ही सच है जितने हजारों साल पहले थे। ये सफर शुरू होता है बेबीलोन में। एक पल जरा आंखें बंद करो और सोचो उस शहर के बारे में। हजारों साल पहले का शहर, जहां इंसान ने सबसे पहले सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी थी, जिसने सबसे पहले बड़े बड़े दीवार खड़े किए, सबसे पहले बड़े बड़े बिजनेस किए। बेबीलोन, जिसे दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता था। पर क्या तुम्हें पता है कि उस दौर के लोग भी हमारी तरह ही थे? उनके दिन भी 24 घंटे के थे, वो भी मेहनत करते थे, वो भी सपने देखते थे, और हमारी तरह वो भी एक ही सवाल से परेशान थे। हम इतनी मेहनत करते हैं पर हमेशा खाली हाथ क्यों रहते हैं? ये मिलते हैं बांसिर से। बांसिर एक रथ बनाने वाला था, एक चैरियट मेकर, अपने काम का उस्ताद। जब वो रथ बनाता था तो लोग तारीफें करते थे। उसकी क्राफ्ट्समैनशिप लाजवाब थी और बांसिर मेहनत करने से कभी नहीं डरता था। दिन भर रथ के चक्के घिस घिस कर, लकड़ी को शेप दे देकर उसके हाथ फट चुके थे। शाम को जब वो घर आता था तो थका हुआ पर संतुष्ट। और उनके साथ थे कॉब्बी, एक संगीतकार। कॉब्बी की आवाज में जादू था। वो वीणा बजाता था तो लोग सुनते रह जाते थे। उसकी कला उसकी पूजा थी। लेकिन एक दिन बांसिर अपने रथ की दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसके पास कुछ सोना पड़ा था, पर वो उस गोल्ड को देखकर मुस्कुरा नहीं रहा था। कॉबी ने उसे देखा और पूछा, बंसिर, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने अभी अभी एक नया रथ बेचा है। बंसिर ने एक दीप सांस ली और अपना सर हिलाया। कॉबी, यार यहां देखो। उसने उस सोने को दिखाया। ये सोना जल्द ही चला जाएगा। किराया देना है, खाना खरीदना है, और फिर वही कहानी। हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक। तुम्हारी आवाज में तो देवी सरस्वती का वास है और मेरे हाथों में उस्तादों की ताकत। पर हमारी जेब हमेशा खाली ही क्यों रहती है? क्या हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी? और यही सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं हमेशा। हम सब बंसिर और कॉबी हैं। हमारी सैलरी आती है और सैलरी आते ही हमारे सारे बिल्स, हमारे सारे खर्चे उस सैलरी को एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेते हैं। महीने के एंड तक हम फिर से उसी चिंता में डूबे होते हैं, अगली सैलरी कब आएगी आएगी। पेंसिर और कॉब्बी ने सोचा कि आखिर ये फर्क क्या है। मैंने इतने लोगों के लिए रथ बनाए, तुमने इतने लोगों की शादियों में गाना गया। हमारी मेहनत का फल कोई और क्यों खा रहा है? और फिर उन्हें याद आया एक नाम, अर्कद। अर्कद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सोचो, एक इंसान जो कभी उनकी तरह एक आम आदमी था, जिसके पास शुरू में कुछ नहीं था। वो आज इतना अमीर कैसे बन गया कि उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। लोग कहते थे कि अर्कद तो गोल्ड की बरसात में नहता है। बेंसीर ने कॉब्बी को देखा। कॉब्बी, हम क्यों ना अर्कद के पास जाएं? हम उसे पूछते हैं कि आखिर वो राज क्या है, उसने ये सोना बनाने की कला कहाँ से सीखी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था दोस्त, जब हम हारना बंद करते हैं और सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। हम कंप्लेन करना बंद करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। बंसिर और कॉब्बी जब अर्काद के घर पहुंचे तो वो एक आम घर नहीं था, वो एक महल था। लेकिन अर्काद ने उन्हें आदर से अंदर बुलाया। अर्काद वैसा नहीं था जैसा वो सोचते थे। वो कोई जादूगर नहीं था, वो कोई देवी देवता का भतीजा नहीं था। वो एक बहुत ही शांत, सौम्य और ज्ञान से भरा हुआ इंसान था। बंसिर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी मेहनत,
अपनी लगन और फिर अंत में वो खाली हाथ रह जाने का दुख। अरकाद ने सब सुना और मुस्कुराया। उसने कहा, दोस्तों, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक चीज में है, तुम्हें गोल्ड को रोकना नहीं आता। और ये सेंटेंस सुनो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं सुना तो ये सुनो, गोल्ड को रोकना। अरकाद ने उन्हें समझाना शुरू किया कि वो भी कभी उनकी तरह थे, एक गरीब मूर्तिकार के बेटे। उन्हें भी लगता था कि अमीर होना किस्मत की बात है, पर उन्होंने एक ऐसे आदमी से ज्ञान लिया जिसके वजह से उनकी जिंदगी ठीक वैसे ही बदल गई जैसे मैं आज तुम्हारी बदलना चाहता हूं। अरकाद ने कहा, मैं तुम्हें सारे राज बताऊंगा, मैं तुम्हें 7 उपाय बताऊंगा, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। और अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो तुम्हारे पास दौलत खुद ब खुद आने लगेगी। चलो, हम भी उन 7 उपायों का हिस्सा बनते हैं। हर एक उपाय सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। हा उपाय 1, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटन इन। अपने बातुए को मोटा करना शुरू करो। अरकाद ने पहला नियम बताया जो सुनने में इतना सिंपल है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, पर यह सच नहीं है। जब तक तुम वो नहीं करोगे जो मैं कह रहा हूं, तुम हमेशा दूसरों के लिए मेहनत करते रहोगे। The first cure is, for every 10 coins thou placest in thy purse, take out for use but 9. यानी जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा, 1/10 और 10% तुम अपने लिए रखो। और यारों, ये 10% रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब हम सैलरी आते ही सारी चीजें खरीदते हैं, बिल्ली, किराया, खाना, शॉपिंग, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम दूसरों को अमीर बना रहे होते हैं। सोचो, तुमने महीने भर काम किया, तुम्हें 50,000 रुपए मिले, तुमने 5,000 रुपए घर के किराए वाले को दिए, बिजली वाले को दिए, ग्रोसरी स्टोर वाले को दिए, तुम सबको पे करते हो, पर तुमने खुद को क्या पे किया? 0। अरकाद कहता है, सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये 10% वो सीड है, वो बीज है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। जब तुम पहला 10% अलग करते हो तो तुम्हारा पर्स, तुम्हारा बैंक अकाउंट मोटा होना शुरू हो जाता है, और इस चमत्कार को तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। पर यहां एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आता है, हमारी इंसानी फितरत। जैसे ही हम 10% रखते हैं, हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, यार इस महीने तो बहुत टाइट है, अगले महीने से पक्का ये करना शुरू करूंगा। और वो अगला महीना कभी नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चाहे वो 20,000 कमा रहे हो या 2 लाख, उनका सवाल वही रहता है, मैं 10% कैसे बचा सकता हूं? मेरा तो खर्चा ही उतना है। अरकाद ने बेबीलोनिया के लोगों को यह समझाया था कि खर्चा हमेशा उतना ही होता है जितना पैसा तुम्हारी जेब में होता है। अगर तुम 10% पहले ही निकाल लोगे तो तुम बाकी के 90% पे एडजस्ट करना सीख जाओगे। ये सेविंग नहीं है दोस्त, ये है तुम्हारी ओनरशिप की शुरुआत। तुम अपने फ्यूचर के मालिक बन रहे हो। इस 10% को अलग कर दो, उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे वो पैसा तुम्हारा था ही नहीं, जैसे वो किसी और का बिल था, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ का बिल। और जब तुम ये मुसलसल करते हो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी लाइफ में पहली बार तुम उस गोल्ड के टुकड़े को देखोगे जो तुम्हारा अपना है। ये फीलिंग प्राइसलेस है। उपाय 2, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। अपने खर्चों पर काबू पाओ। जब बंसिर ने 10% बचाना शुरू किया तो उसे एक प्रॉब्लम आई। उसका बोझ यानी उसके खर्चे अब भी उतने ही थे। अगर उसने 10% कम कर दिया तो उस लगा कि वो घुट जाएगा। अरकाद ने दूसरा नियम बताया जो आज की कंज्यूमरिस्ट दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अरकाद ने कहा, हमारे पास 2 तरह की चीजें होती हैं, नीड्स और वांट्स, जरूरतें और ख्वाहिशें। The second cure is, budget thy expenses so that thou mayest have money to pay for thy necessities, to pay for thy pleasures, and to lay by money for thy purse to fatten. यहाँ पे अरकाद ने ये नहीं कहा कि खर्चा मत करो, उसने कहा खर्चों को कंट्रोल करो।
हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, हम ईएमआई लेते हैं, हम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के शिकार हैं। हमें वो लेटेस्ट फोन चाहिए, उस दोस्त से अच्छी कार चाहिए, वो एक्सपेंसिव डिनर चाहिए जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम इन सब को जरूरत मान लेते हैं। अरकाद कहता है कि हर इंसान की वांट्स उसकी इनकम से बड़ी होती है। तुम चाहे कितना भी कमा लो, तुम्हारी ख्वाहिशें हमेशा उससे ज्यादा होंगी। अगर तुम 50,000 कमा रहे हो तो तुम्हारी ख्वाहिश 70,000 की होगी। जब तुम 1 लाख कमाओगे तो तुम्हारी ख्वाहिश 1.5 लाख की हो जाएगी। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। इसलिए बजट बनाना बोरिंग काम नहीं है, बजट बनाना आजादी का ब्लूप्रिंट है। अरकद ने उन्हें सिखाया कि एक नियोजित व्यय योजना, प्लान्ड एक्सपेंडिचर शीट बनाओ। लिखो कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, किराया, खाना, बेसिक कपड़े, और लिखो कि तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं, नई वॉच, घूमना, लग्जरी आइटम। और फिर प्लान बनाओ कि तुम 90% में से कितना जरूरतों पर खर्च करोगे और कितना ख्वाहिशों पर। अगर तुम सब कुछ खरीदने की कोशिश करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। जरूरी है कि तुम कुछ ख्वाहिशों को सैक्रिफाइस करो ताकि तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पूरी हो सके। ये वो मोमेंट है जब तुम दोस्तों को ये कहना सीखते हो, यार आज एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं, चलो घर पे खाना खाते हैं। ये वो मोमेंट है जब तुम इम्पल्सिवली शॉपिंग करना बंद करते हो। कंट्रोल का मतलब रोकना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है डायरेक्शन देना। तुम उस 90% को वहां भेजते हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे पास जरूरतों के लिए हमेशा पैसा होगा और थोड़ा सा प्लेजर भी होगा, पर तुम कभी भी पैसों की चिंता में नहीं डूबे रहोगे। तुम अपने खर्चों के गुलाम नहीं, मालिक बनोगे। उपाय 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, अपने गोल्ड को बढ़ाओ। अब जब बंसिर और कॉब्बी ने 10% जमा करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख लिया था, उनके पास अब कुछ पैसा था, कुछ गोल्ड। पर वो गोल्ड क्या कर रहा था? वो सिर्फ उनके पर्स में बैठा था। अरकाद ने तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम बताया, तुम्हारा गोल्ड तुम्हारा गुलाम होना चाहिए। The third cure is to put each coin to work so that it may reproduce its kind, and the children of its children may work for thee. दोस्त, यह है कंपाउंडिंग की शक्ति। जब हम पैसा बचाते हैं तो हम सिर्फ पैसा जमा करते हैं, पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पैसे को काम पर लगाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, अगर वो 100 रुपए हर साल 10 रुपए कमाते हैं, अगले साल तुम्हारे पास 110 रुपए हैं, और उसके अगले साल वो 110 रुपए और 11 रुपए कमाएंगे। 10% on 110, और ये साइकिल चलती रहती है। ये है वो जादू जिससे अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। अरकाद ने कहा कि तुम्हारा गोल्ड तुम्हारा बीज है। अगर तुम बीज को जमीन में न डलोगे तो वो पेड़ कैसे बनेगा? हमें उस बीज को प्लांट करना होगा, पर इन्वेस्ट करना बहुत स्कैरी हो सकता है। हम इंडियंस को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्क भरा काम है, शायद हमें सब कुछ खो देंगे। और ये डर ठीक भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने लोग जल्दबाजी में गलत स्कीम्स में पैसा डाल देते हैं। यहाँ पे अरकाद की फिलॉसफी आती है, स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। बंसीर को लगा, मैं तो रथ बनाता हूं, मुझे बिजनेस का क्या पता। अरकाद ने जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें उन लोगों से सीखना जरूरी है जो जानते हैं। इसका मतलब है अच्छे एडवाइजर्स की तलाश करो। आज की डेट में ये हो सकता है कि तुम SIP शुरू करो, तुम वॉरेन बफेट की कहानियां पढ़ो, तुम सीखो कि स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। तुम्हें एकदम से हाई रिस्क क्रिप्टो में नहीं जाना है। तुम्हें पहले धूप में चलना सीखना है, उसके बाद मैराथन दौड़ना है। हमें हमेशा लगता है कि बड़े रिटर्न्स के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, पर अरकाद कहता है कि सबसे बड़ा रिटर्न ये है कि तुम्हारा पैसा सिक्योर रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। जब तुम 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास 35 साल होते हैं कंपाउंडिंग का चमत्कार देखने के लिए।
अगर तुम 40 में शुरू करते हो तो टाइम तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने बचे हुए 10% को सिर्फ बैंक अकाउंट में मत रखो। उसको बोलो, जाओ, काम पर लग जाओ और वापस आना, पर अकेले नहीं, और भी दोस्तों को साथ लेके आना। हपसला गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने गोल्ड को नुकसान से बचाओ। ये उपाय मेरे दोस्त इस डर से डील करता है जो हम सबसे ज्यादा फील करते हैं। जब तुम्हारा पर्स भरने लगता है तो क्या होता है? तुम्हारी आंखों में चमक आती है। तुम्हें लगता है कि अब मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूं, और तभी वो लोग आते हैं जो तुम्हें गेट रिच क्विक स्कीम्स बेचते हैं। अरकाद ने चौथा नियम बताया जो सावधानी की निशानी है। द फोर्थ क्योर इज guard thy treasure from loss by investing only where the principal is safe, where it may be reclaimed if desired, and where thou shalt receive a fair interest. इसका मतलब साफ है, पहले पैसे को बचाओ, फिर उसे बढ़ाओ। बंसीर ने एक बार एक दोस्ती की कहानी सुनाई। उसका एक दोस्त था जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक आदमी ने उसे कहा, मैं तुम्हारा पैसा एक समुंदरी सफर में लगाऊंगा। हम विदेश से बहुत महंगे हाथी दांत एलिफेंट टस्क्स लाएंगे। पैसा 3 गुना हो जाएगा 1 साल में। वो दोस्त बहुत एक्साइटेड हुआ। उसने अपना सारा बचाया हुआ गोल्ड उस आदमी को दे दिया। और क्या हुआ? वो आदमी पैसा लेकर भाग गया, या फिर वो समुंदरी जहाज डूब गया। अरकद ने कहा, हर वो योजना जो तुम्हारे पैसे को कम समय में डबल या ट्रिपल करने का वादा करती है, वो अक्सर एक झूठ होती है। सफलता आहिस्ता आहिस्ता आती है, और जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है। हम यहां क्या सीख रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। जब कोई तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया दे, चाहे वो तुम्हारा चाचा हो, या तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हो, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो 2 सवाल पूछो। सेफ्टी, क्या मेरा प्रिंसिपल असली पैसा सेफ है? यानी अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या मेरे पैसे वापस आने की कोई गारंटी है? देरा चीज बाहत का प्रोहम होगी। अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या मेरे पैसे वापस आने की कोई गारंटी है? अरकाद ने बहुत जोर देकर कहा, इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों संतुष्ट हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है पर तुम्हें उसकी फंक्शनिंग समझ नहीं आती, तो मत करो। जब शेयर बाजार बहुत तेज बढ़ रहा होता है तो हमारे दोस्त कहते हैं, यार एकदम सही टाइम है, सारा पैसा डाल दो। इस टाइम पे हमें अरकाद का चेहरा याद करना चाहिए। पैसों को वहां लगाओ जहां वो सॉलिड हो। रियल एस्टेट अगर सही से खरीदा जाए, अच्छे टाइम टेस्टेड बिजनेसेस के शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जब तक तुम उस फील्ड के उस्ताद ना हो जाओ, रिस्क लेने से बचो। याद रखो, एक बार पैसा गवा दिया तो उसे वापस कमाने का दुख और स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने गोल की चौकीदारी खुद करो। उपाय 5, मेक दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को एक कमाऊ पूंजी बनाओ। बंसर और कोबी दोनों किराए के घर में रहते थे। हर महीने जब वो किराया देते थे तो उन्हें लगता था कि वो एक बोझ उठा रहे हैं। अरकद ने 5वां नियम बताया जो अमीर होने की फीलिंग से जुड़ा है, ओनरशिप। A fifth cure is endeavor to own thy own house. This will reduce thy cost of living and provide a place to live in the future. इमाम। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को आज ही अपना महल खरीदना चाहिए। इसका मतलब है उस मेंटालिटी को बदलना कि हम हमेशा किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब तुम किराया देते हो तो वो पैसा वापस नहीं आता। तुम सालों साल किसी और की प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हो। अरकाद ने सिखाया कि अगर तुम उसी किराए को या उससे थोड़ा ज्यादा अपने घर की ईएमआई में डालोगे तो तुम क्या खरीद रहे हो? तुम सिर्फ 4 दीवारें नहीं खरीद रहे। और डिटेल सिक्योरिटी। तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें कब निकाल नहीं सकता। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का आशियाना सिक्योर है। 4, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब तुम्हारी मॉर्गेज फिनिश हो जाएगी तो तुम्हारा सबसे बड़ा महीने का खर्चा खत्म हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मेंटेनेंस देना होगा। इमेजिन तुम्हारी आधी सैलरी आजाद हो गई है। एसेट क्रिएशन।
तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी, तुम्हारी मेहनत पैदे में बदल जाएगी। आज के दौर में ये थोड़ा मुश्किल है, मेट्रोस में घर खरीदना बहुत महंगा है, पर अरकाद की फिलॉसफी ये नहीं कहती कि तुम बड़े शहर में सबसे बेहतरीन घर खरीदो। वो कहती है कि कुछ तो अपना करो। अगर तुम बड़ा घर नहीं खरीद सकते तो छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदो। अगर तुम शहर में फंसे हो तो अपने 10% को ऐसे इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म हाउसिंग एसेट गोल्स को पूरा करे। द अंडरलाइंग फिलॉसफी इज पावरफुल। जब इंसान अपने घर का मालिक होता है तो उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी आती है। वो और ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए कुछ बना रहा है। सोचो, अगर तुम 60 साल की उम्र में हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर तुम्हारा है, तुम्हें किराए की चिंता नहीं है, तुम कितने सुकून में रहोगे? उस सुकून को आज ही प्लान करना शुरू करो। अब 3 स्ट्रॉन्ग इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। भविष्य की इनकम सिक्योर करो। जिंदगी तो चलती रहेगी। आज हम नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, पर क्या हम बुढ़ापे के लिए तैयार हैं? अरकाद ने चौथा नियम बताया जो बहुत इमोशनल है। यह हमारी फैमिली और हमारी डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। The sixth cure is provide in advance for the needs of thy growing age and the protection of thy family. यानी अपनी बुढ़ापे की जरूरतों के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से तैयारी करो। बेबीलोन में लोग अपने बुढ़ापे के लिए एक रिजर्व फंड बनाते थे। वो जानते थे कि एक दिन उनका शरीर काम करना बंद कर देगा। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने बच्चों पर डिपेंड करना पड़े या वो गरीबी में मरे। हमारे देश में हम अक्सर अपने बच्चों को अपनी रिटायरमेंट प्लान समझते हैं। हम सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। पर दोस्त, ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो तुम अपने बच्चों पर डाल रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी निशानी क्या है? ये कि तुम अपने बच्चों को ये आज़ादी दे सको कि वो अपने सपने पूरे करें, ना कि तुम्हारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को। अरकाद ने सिखाया कि तुम्हारी सेविंग्स 2 ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। सेफ्टी नेट, अगर तुम अचानक बीमार पड़ जाओ या तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हारी फैमिली एकदम से गरीबी में ना चली जाए। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। रिटायरमेंट कॉर्पस। तुम्हें पता हो कि जब तुम 60 के हो जाओगे तो हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा अपने आप आता रहेगा कि तुम एक आराम की जिंदगी जियो। हम अक्सर शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं, नया फोन, नई कार, पर हम अपना सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल भूल जाते हैं, द डिग्निटी ऑफ ओल्ड एज। इसलिए अपने फंड का एक हिस्सा अनटचेबल रखो। वो पैसा वो है जो तुम 60 साल की उम्र में खुद को दोगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जब तुम रिटायरमेंट प्लान करते हो तो तुम अपनी फैमिली को एक गिफ्ट दे रहे हो, पीस ऑफ माइंड। उन्हें पता है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं और वो बिना किसी बोझ के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये है असली अमीरी। उपाय 7, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। आखिरी उपाय और शायद सबसे पावरफुल उपाय, क्योंकि ये सिर्फ पैसों से नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी से जुड़ा है। बंसिर ने कहा, अरकाद, हमने ये सारे नियम सीख लिए, हम 10% बचा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर मैं और ज्यादा कमा सकता तो मैं और ज्यादा तेजी से ग्रो करता। अरकाद मुस्कुराया। द 7th क्योर इज कल्टिवेट दाई ओन पावर्स, स्टडी एंड बिकम वाइजर, एक्ट एंड बिकम मोर केपेबल, ऑर्गेनाइज एंड बिकम मोर इफेक्टिव। यानी अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ, सीखो, समझदार बनो, एक्शन लो और ज्यादा काबिल बनो। दोस्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम्हारी खुद की अर्निंग पोटेंशियल है। यह दुनिया उस इंसान को ज्यादा पे करती है जो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर तुम बस वही काम कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है तो तुम्हारी सैलरी एवरेज रहेगी। अरकाद ने सिखाया कि इंसान को हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यह है वो इन्वेस्टमेंट जहां रिस्क सबसे कम होता है और रिटर्न सबसे ज्यादा। आज की डेट में इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग। तुम्हारी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी क्या है? क्या तुम एआई सीख रहे हो? क्या तुम मार्केटिंग के नए तरीके सीख रहे हो? जैसे बंसिर ने नई तरह के रथ बनाने सीखे। स्पेशलाइजेशन।
हर फील्ड में एवरेज लोग हैं और कुछ उस्ताद मास्टर्स हैं। उस्ताद हमेशा ज्यादा कमाते हैं। अगर तुम अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ कि लोग कहें ये काम तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है, तो तुम अपनी दाम खुद सेट करोगे। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जब तुम अपनी क्षमता बढ़ाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम बड़े प्रोजेक्ट्स लेने से डरते नहीं हो, तुम काम को तलना बंद कर देते हो। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो तो तुम 10% नहीं, 20% या 30% ज्यादा कमाते हो, और वो एक्स्ट्रा इनकम, वो सीड, तुम्हारी ग्रोथ को रॉकेट स्पीड दे देती है। सोचो, अगर तुम आज एक नया स्किल सीखते हो तो वो स्किल तुम्हें अगले 40 साल तक पे करेगी। क्या इसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? अरकाद ने कहा, एक गरीब इंसान वो है जो सिर्फ अपने शरीर से मेहनत करता है। एक अमीर इंसान वो है जो अपने दिमाग से मेहनत करता है और अपने दिमाग को हमेशा तेज करता रहता है। ये थे 7 उपाय। अगर तुम इन्हें रोज की जिंदगी में उतार लोगे, और ये आदत बनने में समय लगेगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। H3. The importance of discipline. अनुशासन का महत्व। H3. जब अरकाद ने ये 7 नियम बताए तो बंसिर और कॉब्बी बहुत खुश हुए। ये रूल्स इतने सिंपल थे। उन्होंने सोचा, अब तो हम अमीर बन ही जाएंगे। लेकिन रूल्स जानना और उन्हें फॉलो करना 2 अलग चीजें हैं। अरकाद ने अगला और सबसे जरूरी लेसन दिया, कंसिस्टेंसी। मेरा बेटा नॉमस, अरकाद ने कहा, जब वो छोटा था तो उसने भी ये सारे नियम सीखे। मैंने उसे थोड़ा सा सोना दिया और कहा कि वो इन नियम को फॉलो करे। कुछ साल बाद वो पूरा सोना गवा चुका था। क्यों? क्योंकि नॉमस ने रूल्स को तो सुना, पर उसने डिसिप्लिन नहीं रखा। उसने 10% बचाया, पर जब उसके दोस्त उसे किसी नई स्कीम में पैसा लगाने को कहते तो वो लालच में आ जाता और सारा पैसा डाल देता। उसने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए, पर जब कोई नया त्योहार आता तो वो सारा पैसा खर्च कर देता। दोस्त, अमीर होने का सफर स्प्रिंटिंग नहीं है, ये मैराथन है। हमें हर हफ्ते, हर महीने बिना चूके इन 7 उपायों को फॉलो करना होगा। चाहे तुम्हारी इनकम कम हो, चाहे कोई फैमिली इमरजेंसी हो, तुम्हारा 10% हमेशा तुम्हारे लिए अलग होना चाहिए। डिसिप्लिन वो दीवार है जो तुम्हें अमीर होने से रोकने वाली छोटी छोटी गलतियों से बचाती है। ये याद रखना कि तुम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, तुम एक आदत बना रहे हो, और ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हाजोर 8 है, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, सोने के 5 नियम। अब अरकाद अगले लेवल पर चला गया। उसने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाए, करने के नियम जानने होंगे। ये है सोन के 5 नियम। ये रूल्स इन्वेस्टमेंट और वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए है। सोने का नियम 1, गोल्ड लव्स इंडस्ट्रियस ओनर्स। सोना मेहनत करने वालों को पसंद करता है। Gold cometh gladly and in increasing quantity to any man who will put not less than 1/10 of his earnings to create an estate for his future and that of his family. ये नियम पहले उपाय को reiterate करता है, पर एक ट्विस्ट के साथ। जब तुम consistently 10% बचाते हो तो सोना तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। ये सिर्फ बचाने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। जब तुम 10% बचाते हो तो तुम अपने आप को ये मैसेज देते हो कि तुम अमीर होने के काबिल हो। तुम्हारा दिमाग ऐसे मौके अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है जो तुम्हें और पैसा दे सके। सोना उस इंसान के पास जाना चाहता है जो उसकी कदर करता है, जो उससे बर्बाद नहीं करता। सोने का नियम 2, गोल्ड प्रेफर्स प्रोटेक्शन। सोना सुरक्षा पसंद करता है। Gold laboreth diligently and contentedly for the wise owner who finds for it profitable employment, multiplying even as the flocks of the field. ये नियम हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखना कितना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जहां तुम आज डालो और कल निकालो। इन्वेस्टमेंट एक लंबी दौड़ है। जब तुम एक अच्छे स्टॉक में या रियल एस्टेट में पैसा डालते हो तो तुम्हें उससे समय देना होता है बढ़ने के लिए। जैसे किसान बीज डालता है और फिर उसे रोज देखता नहीं रहता कि वो बड़ा हो गया या नहीं, वो उसे वक्त देता है। सोच समझ कर इन्वेस्ट करो और फिर उसे छोड़ो, यूज काम करने दो। अरकाद ने सिखाया
कि गोल्ड उस मालिक को पसंद करता है जो उससे सुरक्षित जगह पर रखता है और उससे आराम से बढ़ने देता है। H4 सोने का नियम 3 गोल्ड मस्ट सीक वाइज काउंसिल सोने को समझदार सलाह चाहिए। H4 गोल्ड क्लिंग्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर who invests it under the advice of men wise in its handling। ये सबसे मुश्किल नियम है आज के दौर में। हर कोई एडवाइस दे रहा है। सोने का नियम 3 से कहाया कि तुम्हें उस इंसान से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए जो खराब शूज बेचता है और तुम्हें गोल्ड मार्केट के बारे में बता रहा हो। एडवाइस उस इंसान से लो जो गोल्ड से डील करता है और खुद सफल है। अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम कारपेंटर से सलाह लोगे, आर्किटेक्ट से नहीं। अगर तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना है तो तुम ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो और जो तुम्हारी भलाई सोचता हो, ना कि सिर्फ अपना कमीशन। अगर तुम उस चरवाहा सेपट से एडवाइस लोगे जिसको समुंदरी जहाजों की समझ नहीं है तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए हमेशा सवाल पूछो, क्या ये इंसान जिसकी मैं सुन रहा हूं वो खुद इस फील्ड में अमीर है? सोने का नियम 5 गोल्ड फ्लाइज फ्रॉम अनफेमिलियर बिजनेस सोना अनजाने बिजनेस से डरता है। गोल्ड स्लिपeth away from the man who investeth it in businesses or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its preservation। इस नियम को याद रखो जब भी तुम्हें कोई दोस्त बोले, यार मेरा एक नया स्कीम है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। अरकात कहता है कि अगर तुम रात बनाने वाले हो तो तुम हाथी दांत खरीदने के बिजनेस में कूदो मत। तुम्हें उसकी समझ नहीं है। अगर तुम्हें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो या तो उस बिजनेस को पूरी तरह समझो या फिर उसे दूर रहो। हम अक्सर बड़े रिटर्न्स के चक्कर में ऐसी चीजों में पैसा डाल देते हैं जिनकी हमें ABC भी नहीं पता। क्रिप्टो में जैसे लोगों ने 2021 में सिर्फ इसलिए पैसा डाल दिया क्योंकि सब डाल रहे थे, पर उन्हें ब्लॉकचेन की बेसिक समझ नहीं थी और जब क्रैश आया तो वो सब गवा बैठे। ये नियम कहता है स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जिस चीज की तुम्हें समझ है उसी में इन्वेस्ट करो और अगर नहीं है तो पहले सीखो। सोने का नियम 5 गोल्ड डिसलाइक्स इम्प्रैक्टिकल आइडियाज सोना बेवकूफी वाली स्कीम से दूर रहता है। Gold fleeth the man who would force it to impossible earnings or who followeth the alluring advice of tricksters and schemers or who trusts it to his own inexperience and romantic desires in investment। ये नियम ग्रीड लालच के खिलाफ है। जब इंसान अमीर होने लगता है वो उसके अंदर एक हीरो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है और वो ऐसी स्कीम्स में पैसा डाल देता है जो लगती तो बहुत अच्छी है पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है। मैं 1 साल में 100% वापस कमाऊंगा, ये सुनते ही अरकाद के 5वें नियम की घंटी बजनी चाहिए। सोना आराम से बढ़ता है। अगर कोई तुम्हें बहुत तेजी से अमीर बनाने का वादा कर रहा है तो 99% चांसेस हैं कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पिरामिड स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स या वो लोग जो तुम्हें बिना मेहनत के पैसा देने का वादा करते हैं। अरकाद ने कहा, एक इंसान जो धरती पर है वो ग्रेविटी को हरा नहीं सकता, वैसे ही एक इंसान जो गोल्ड के नियम को तोड़ना चाहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। ये 5 लॉज ऑफ गोल्ड दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट है। अगर तुम इन 7 उपायों को फॉलो करते हो और इन 5 नियमों के जरिए अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर रॉक सॉलिड हो जाएगा। H3 The Story of Dabasir, the Camel Trader and the Burden of Debt, Karze Kaboj। अब अरकाद ने बैंसेर और कॉबी कुछ और लोगों की कहानी सुनाई ताकि ये रूल्स उनके दिमाग में गहरे उतर जाए। इन सब कहानियों में सबसे जरूरी कहानी है दाबसिर की। दाबसिर एक बहुत ही टैलेंटेड कैमल ट्रेडर था, पर वो कर्जे में डूबा हुआ था। उसका कर्जा इतना ज्यादा था कि उसे लगता था कि वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। उसके क्रेडिटर्स जिनसे उसने पैसा लिया था उसे हर रोज परेशान करते थे। उसका घर छिनने वाला था।
दाबसिर ने अरकाद से पूछा, मैं क्या करूं? मैं तो 10% क्या 1% भी नहीं बचा सकता। मेरा सारा पैसा तो कर्जा चुकाने में चला जाता है। ये हम सब की कहानी है। EMI, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट। हम कर्जे के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सेविंग्स शुरू ही नहीं कर सकते। अरकाद ने दबासिर को एक नया 3 पार्ट रूल सिखाया, जिसे उसने स्ट्रॉन्ग दबासिर डेट सोल्यूशन कहा। हाँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट 10%। अरकाद ने दबासिर को जोर देकर कहा, चाहे तुम कितने भी कर्जे में क्यों ना हो, तुम्हारा पहला 10% हमेशा तुम्हारा रहेगा। दबासिर हैरान था। उसने कहा, अगर मैं 10% बचाऊंगा तो मैं अपने क्रेडिटर्स को पूरा पैसा कैसे दे पाऊंगा? अरकाद ने जवाब दिया, अगर तुम कर्जे में हो और तुम 10% नहीं बचा रहे तो तुम एक गुलाम हो, और गुलाम कभी खुद के लिए काम नहीं करता। जब तुम 10% अपने लिए रखते हो तो तुम खुद को यह आज़ादी देते हो कि तुम एक दिन अमीर बनोगे, और इससे तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों मजबूत होते हैं। अगर तुम 10% अपने लिए नहीं रखोगे तो बाकी का पैसा भी तुम खर्च कर दोगे और तुम्हारा कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। एक और के बाद पूरा। Pay your debt diligently, 20%। अरकाद ने कहा, अपनी कमाई का 20% हिस्सा तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ज को चुकाने में यूज करोगे। यानी अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 अपने लिए, 20 कर्जे के लिए। अब तुम्हारे पास कितना बचा? 70%। अरकाद ने दबासिर को समझाया कि ये 20% सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है। तुम्हें हर क्रेडिटर, कर्जा देने वाला के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी, उन्हें प्लान बताना होगा कि मैं तुम्हें हर महीने बिना चूके इतना पैसा दूंगा। ये नहीं कहना है कि मैं सारा पैसा एक बार में नहीं दे पाऊंगा, पर यह कहना है कि मैं हमेशा वफादार रहूंगा। I will always be faithful to my commitment। जब तुम क्रेडिटर्स से बात करते हो और एक रियलिस्टिक प्लान देते हो तो वो तुम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। एक और 3। Live on the rest, 70%। The remaining 70% must be used to live। दाबसिर को 70% में अपनी फैमिली चलानी थी, खाना खरीदना था और सब जरूरतें पूरी करनी थी। अरकाद ने कहा, अगर तुम 100% में जीने के आदी हो तो 70% में जीना मुश्किल होगा, पर अगर तुम ये मुश्किल झेल लोगे तो तुम आज़ादी खरीद रहे हो। दाबसिर ने वही किया। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को 70% में एडजस्ट किया। उसने खर्च कम किए, कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें छोड़ दी, पर वो हर महीने बिना चूके 10% अपने लिए रखता रहा और 20% अपने कर्जे चुकाता रहा। कुछ साल बाद क्या हुआ? दाबसिर ने सारा कर्ज चुका दिया और वो 30%, 10% सेविंग प्लस 20% डेट पेमेंट को अब फुली इन्वेस्ट कर रहा था। ये कहानी हमें सिखाते हैं कि कर्जे से आज़ादी पाना और अमीर बनना दोनों एक साथ हो सकते हैं। डेट का बोझ तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें बस एक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत है। हमेशा खुद को पहले पे करो, फिर अपने क्रेडिटर्स को। The Wisdom of the Babylon Merchant Mathon, The Art of Selling। अरकाद ने एक और कहानी सुनाई मैथॉन की, जो बेबीलोन का सबसे सफल मर्चेंट था। मैथॉन ने सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि पैसे कमाने की कला और बेचने की कला, द आर्ट ऑफ सेलिंग, सीखनी होगी। मैथॉन की फिलॉसफी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं थी, ये हर चीज को बेचने के लिए थी, चाहे वो तुम्हारा आइडिया हो या तुम्हारी सर्विस। एक, वैल्यू ओवर प्राइस, दाम से ज्यादा अहमियत। मैथॉन ने सिखाया कि जब तुम कोई रथ बेचते हो, सिर्फ उसकी लकड़ी और उसके धातु का दाम मत देखो, उसके अंदर की वैल्यू देखो। बंसिर, जो रथ बनाता था, उसे लगता था कि अगर वो सस्ते में बेचेगा तो ज्यादा बिकेगा। मैथॉन ने कहा, बंसिर, तुम्हारी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छी है कि तुम्हारा रथ किसी और के रथ से ज्यादा साल चलेगा। वो है तुम्हारी वैल्यू।
जब तुम लोगों को ये समझाओगे कि मेरा रथ लंबा चलेगा, तो वो खुशी खुशी ज्यादा पे करेंगे। हमारी जिंदगी में ये हम पर लागू होता है। अगर हम अपनी सर्विसेज को सस्ते में बेचते हैं, तो हम अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। अपनी स्किल्स को इतना मजबूत करो कि लोग खुशी से तुम्हें ज्यादा पे करें। दूसरा, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, इज्जत का सवाल। माथो ने कहा, अगर तुम एक बार किसी को धोखा दोगे या तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकला, तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बेबीलोन में तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। आज की दुनिया में, सोशल मीडिया के जमाने में, ये और भी ज्यादा सच है। तुम्हारा रेप्यूटेशन हर चीज से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम प्रोमिसेस पूरे करते हो, टाइम पर काम करते हो और ईमानदारी से डील करते हो, तो लोग बार बार तुम्हारे पास आएंगे। और यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का राज, शॉर्ट टर्म क्विक मनी नहीं। #4 परसिस्टेंस, लगन। मैथान ने सिखाया कि सफलता एक दो दिन में नहीं आती। उसके बहुत सारे डील्स फेल हुए, उसके बहुत सारे शिप्स डूब गए, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अरकाद ने ये कहानियां इसलिए सुनाई ताकि विंसर और कॉब भी ये समझ सकें कि फाइनेंशियली फ्री होना सिर्फ सेविंग नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें ज्ञान चाहिए, इसमें अच्छे दोस्तों और एडवाइजर्स की जरूरत है, और इसमें ईमानदारी और लगन चाहिए। द पावर ऑफ लक एंड अपॉर्चुनिटी, किस्मत और मौके की शक्ति। ये सोचकर कि अमीर होने के लिए सिर्फ नियम चाहिए, बंसिर ने पूछा, अरकाद, क्या किस्मत का कोई रोल नहीं है? हम सब ये सवाल पूछते हैं। उसका तो लक अच्छा था, इसलिए वो अमीर हो गया। अरकाद ने एक बहुत ही गहरा जवाब दिया। उसने कहा, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। किस्मत उस इंसान का साथ देती है जो तैयार होता है। बेबीलोन में एक बार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी। एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा था जहां पर पहला इन्वेस्टर बहुत बड़ा फायदा उठा सकता था। उस समय बांसीर का एक दोस्त था जो बहुत मेहनत करता था, पर वो 10% नहीं बचाता था। जब उसे पता चला कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक भी कॉइन नहीं था। उसके पास पैसा तो आता था, पर वो सब उड़ा देता था। दूसरा आदमी था, आरकाद जैसा, जो अपने 10% को हमेशा अलग रखता था। जब उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो तुरंत इन्वेस्ट कर सका और वो बहुत अमीर बन गया। यहाँ पे देखो, दोनों को मौका मिला, पर पहला आदमी सिर्फ मौके को देखकर रोने लगा। दूसरा आदमी, जिसने पहले से तैयारी रखी थी, उसने मौके को पकड़ लिया। इसका मतलब है कि जब तुम अपने 10% को सही से सेव और इन्वेस्ट करते हो, तो तुम रेडी मनी बनाते हो। और ये है, रेडी मनी तुम्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो नई स्किल सीखने की हो, नया कोर्स करने की हो या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की हो, तुम तुरंत उसे ग्रैब कर सको। अगर तुम हमेशा खाली हाथ रहोगे, तो तुम किस्मत को कितना भी बुलाओ, वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर वापस चली जाएगी। किस्मत दोस्त वो नहीं है जो अचानक तुम्हें दे दी जाती है। किस्मत वो है जो तुम अपनी मेहनत, अनुशासन और तैयारी से खुद बनाते हो। अब खुद की बात खत्म हो जाती है, तो बस गलती में दुश्मन मचाती है। ये आदेश थी, अब से में बनती है, जो किस्मत का असली कीमत है। अब उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक नया रास्ता था। उन्होंने अरकाद का शुक्रिया किया, लेकिन जाने से पहले अरकाद ने उन्हें आखिरी और सबसे गहरा नियम दिया। दोस्तों, तुमने अभी तक गोल्ड को जमा करने और उसे बढ़ाने के नियम सीखे, पर गोल्ड सिर्फ एक धातु है। The real value of gold is the peace and security it brings to your mind. जब तुम अमीर होते हो, तो तुम सिर्फ महंगे कपड़े या बड़ी कार नहीं खरीदते, तुम खरीदते हो उल मलमते के भीतर गाया, अपनी थकाब मंदा। तुम्हें बिल चुकाने की चिंता नहीं होती। उल गया, मलमते के भीतर गया। तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो या छोड़ सकते हो। The ability to give, देने की क्षमता। तुम अपने परिवार को, अपने समाज को वो दे सकते हो जो वो डिजर्व करते हैं। अरकाद ने कहा कि जब वो सबसे ज्यादा अमीर था, तो उसकी सबसे बड़ी खुशी उस आजादी में थी
कि वो सुबह उठकर वो काम कर सकता था जो उसे पसंद था बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। तुम गोल्ड इसलिए जमा करते हो ताकि तुम्हारी जिंदगी में चिंता और फिक्र की जगह सुकून और संतुष्टि ले सके। ये सफ़र लंबा है, ये सफ़र मुश्किल होगा। बहुत बार तुम्हारा दिमाग कहेगा आज छोड़ देते हैं। बहुत बार तुम्हें लालच आएगा कि सब कुछ एक बार में खर्च कर देंगे। पर हर बार खुद से वो सवाल पूछना, क्या मैं अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं या किसी और के लिए? बंसिर और कोब्बी वापस चले गए और उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। कुछ सालों बाद वो दोनों भी बेबीलोन के लोगों को एडवाइस देने लगे। उनके रात और उनकी म्यूजिक दोनों ने उन्हें इतना पैसा दिया कि वो खुश और आज़ाद थे। उन्होंने अपनी आज़ादी खरीद ली थी। और आज मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूं, तुम चाहे कोई भी काम करते हो, तुम बेबीलोन के वही बंसीर और कोबी हो। तुम्हारे पास वही पोटेंशियल है। तुम्हारी जिंदगी का रात तुम्हें खुद जलाना है। पावरफुल कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। सुनो, ये कोई थ्योरी नहीं है दोस्त, ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हजारों साल पहले काम करते थे और आज भी काम करते हैं। इन नियम को बदलना इम्पॉसिबल है, जैसे ग्रेविटी को बदलना इम्पॉसिबल है। अब ये तुम्हारी बारी है। आज ही, अभी, इस पल से अपने आप से एक वादा करो। स्टॉप द लीक। अपने खर्चों को देखो, वो कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ वॉन्ट्स पर जा रहा है, उसे बंद करो। कमिट टू 10%। तुम्हारी अगली सैलरी या इनकम जो भी हो, उसे पहले 10% अलग कर दो। उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारा नहीं है। फाइंड योर एडवाइजर। अच्छे ज्ञानी इंसान को ढूंढो, उनसे सीखो कि तुम्हारा 10% कहाँ काम पर लगाया जाए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर दिन कुछ नया सीखो। अपनी एबिलिटी टू अर्न को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी स्किल ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। पे योर डेट्स। तबस्सी स्टाइल। अगर कर्जे में हो तो खुद को 10%, कर्जे को 20% और बाकी में जीना सीखो। डेब्ट को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करो। ये सफ़र एक दिन का नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। पर जब तुम शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा पर्स मोटा होना शुरू हो गया है, तुम्हारी चिंता कम हो गई है और तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ गई है। वो चमक फाइनेंशियल फ्रीडम की है। उठ जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें गुलामी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे हाथों में है। गो, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई एंड लिव द लाइफ यू वर मेंट टू लिव। शुरू करो अभी। ऑल द बेस्ट।